वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों की अगर आज की बात करें, अभी तक एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी हालांकि अपने को हरे निशान में कायम रखने में अभी तक सफल रहा है। 24,242 के आसपास का लेवल है। कल की जो रिकवरी है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हुए, बट स्टिल अ वेरी नैरो रेंज फॉर द मार्केट्स एज ऑफ नाउ। सेंसेक्स में करीबन 60 पॉइंट्स की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इज अप नियरली 188 पॉइंट्स। इंडिया विक्स में आज थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है, 6% के आसपास का। 11 के ऊपर एक बार फिर इंडिया विक्स है। वहीं फिर निफ्टी हरे निशान में है, मिड कैप लाल निशान में है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो हरे निशान में बिल्कुल कायम है। वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो मार्केट्स जो है मिक्स्ड रिएक्शन दिखाते हुए, कुछ एशियाई बाजार मजबूती में खुले, कुछ लाल निशान में खुले, क्योंकि जो यूएस में मैक्रो अनाउंसमेंट्स हो रही है उसके बीच कल हमने यूएस बाजारों में दबाव देखा था। आज के फ्यूचर्स थोड़ा बहुत ऊपर हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट 94 के आसपास ब्रीफली गया था, अभी 92-93 के आसपास कामकाज कर रहा है। रुपए में कमजोरी थोड़ी बड़ी थी पर अब थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। गुड का बाउंस बैक इन बोथ दीज कमोडिटीज़, मेटल्स और एग्री कमोडिटीज़ में भी उछाल देखने को मिल रहा है। शुगर के प्राइसेस जो है वो रिकॉर्ड हाई पे कामकाज कर रहे हैं और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट जो है सप्लाई साइड पे एज फार एज द एग्री कमोडिटीज़ उसमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल बाजार जो है कुछ भापने की कोशिश कर रहा है, अपनी रेजिलियंस तो दिखा रहा है पर दिशाहीन है। दिशा का इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसे मेजर ट्रिगर की इंतज़ार कर रहा है जो इसको एक अच्छा सपोर्ट दे और यहाँ से हमको मूव देखने को मिले। चलिए इसी पे हम चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, ही इज़ फाउंडर एंड CEO सेंस एंड सिंप्लिसिटी, एंड मिस्टर अमरदेव सिंह, ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी कमोडिटी एंड करेंसी एट एंजल वन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू सुनील सर। सुनील सर, यूएस ट्रेजरी एक तरफ से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया। यूएस मैक्रो की पहले बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट्स पे भी पड़ता है और इमर्जिंग मार्केट्स पे भी पड़ता है। एक तरफ से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम की बात करती है, दूसरी तरफ से फेड बोल रहा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाइक की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। सो ये जो हम लिक्विडिटी सपोर्ट साइकिल देख रहे हैं यूएस में, ये टेम्पररी है, इट इज़ जस्ट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द बॉन्ड यील्ड्स, या फिर आपको लगता है कि इसका दायरा बढ़ सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स पे, ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है एज फार एज द फ्लोज आर कंसर्न्ड? देखिए, ये मेरा मानना है कि ये जो यूएस ट्रेजरी की ओर से जो बॉन्ड बाइंग हो रही है, ये एक बैंडेड की तरह है जो घाव के ऊपर लगाते हैं। उसका सोल्यूशन नहीं है। घाव है, दिखावे के लिए उसको बैंडेड लगा के कह दो कि सब ठीक ठाक है। तो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम इस साल देखे तो यूएस गवर्नमेंट का रिडेम्पशंस जो है, मैच्योरिटी जो पुरानी बोरोइंग है वो सबसे ज्यादा है। और जो उसको रीफाइनेंस की मोहरत आती है तब नेचुरली उनको हाई रेट्स की नहीं चाहिए, बिकॉज लॉक इन करेंगे अगले 10, 20, 30 साल का बॉन्ड एट सच अ हाई रेट, तो वो और भी प्रॉब्लम को गंभीर और मुसीबत। तो इसलिए वो टेम्पररी ये एक्शन ले रहे हैं ताकि जब फ्रेश इश्यूएंस हो तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी कम दिखे। तो दिस इज इग्नोरिंग द अंडरलाइंग प्रॉब्लम कि $40 ट्रिलियन का यूएस का जो डेट का प्रोग्राम बना है उनकी जीडीपी के हिसाब से रिकॉर्ड हाई में है। और ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम है कि यूएस में क्या हो रहा है कि देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स अच्छी है। S&P 500 का अर्निंग इस साल 27% है और उसकी वैल्यूएशन भी देखें 20-21 पर ही है। तो कॉर्पोरेट्स, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो है वो अमेरिकन एनर्जी सेक्टर को भयंकर प्रॉफिट्स दे रही है। एआई का बूम जो चल रहा है उससे एआई वाले स्टॉक्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस अर्निंग्स ग्रोथ में और कुछ गिने चुने सेक्टर का एक फीलिंग दे रही है कि यूएस इकोनॉमी में सब ठीक ठाक है। मगर ग्राउंड लेवल में देखे तो इन्फ्लेशन, गैसोलीन प्राइसेस का इन्फ्लेशन पब्लिक के ऊपर भारी पड़ रहा है। और सेकंड बात यह है कि यूएस भी अपने जो देखिए टैरिफ से कुछ इनकम हासिल करने की कोशिश की, अभी पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ओवर करके उसको रिफंड करना क्या। तो उनकी हालत इतनी ये है कि सामने बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे यूएस आज एक इतना भयंकर ट्रेड डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट पे चल रहा है कि कोई और देश होता, अगर डॉलर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ये देश को तो डिफॉल्ट स्टेट
ये कह सकते हैं। मगर कई हिस्सेट करें बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का अभी भी एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बहुत डॉलर में होता है, लोग अभी भी उसको सेफ हेवन मान रहे हैं क्योंकि गोल्ड वर्सेस डॉलर का स्टोरी चल रहा है, ठीक है। तो डॉलर की मजबूती में अभी भी दाग नहीं है। देखिए इतनी खराब सिचुएशन में भी DXY 98.8 ऐसा ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि 90 के नीचे 80 की तरफ नहीं रहा है। तो एक बैटल चल रहा है कि यूएस को जो कह रहे हैं ना उतनी वर्ल्ड की सुप्रीमेसी, वो इकोनॉमिक सुप्रीमेसी राइट इज बीइंग चैलेंज्ड, बट उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट समवेयर टैरिफ, अगर मैं इंडियन हैट को निकाल दूं और मैं सोचूं कि मैं कि वर्ल्ड के लिए एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूं, तो ये टैरिफ जो ट्रंप ने इशू किया था वो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इनकम बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि समझिए उनका 1 क्या कह रहे हैं 3 ट्रिलियन का जो उनकी जो नेट डेफिसिट है इंपोर्ट्स उनकी, उसमें 20% ट्रैवल गया तो $600 बिलियन और रेवेन्यू हर साल आ सकती थी। तो इट वाज अ वेरी डेस्परेट मूव बाय ट्रंप टू डू दैट फ्रॉम ए इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, राइट। और वो यही कहना चाह रहे थे कि देखिए इतनी सालों से चीन ने जो उनके पास कंपैरेटिव लेबर एडवांटेज की जो बेनिफिट है उसका 80% चीन ने प्रॉफिट में लेकर, बिकॉज कोई चॉइस नहीं था, इंडिया एज इक्वली पॉपुलस नेशन रेडी नहीं था यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो वो सिचुएशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज यूएस इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी थी, मगर वो भी फेल हो गया। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, बिकॉज ये अमेरिकन इकोनॉमी में दे हैव टू गेट द फिस्कल सिचुएशन राइट, और उसका अनलेस इनकम कहीं से मधु हो गए नहीं होगा ये बात। तो ये एक सीरियस सिचुएशन है जिसके कारण मेरा मानना है कि डॉलर एक वीकनिंग स्ट्रेंथ में रहेगी, गोल्ड एक अप्रिशिएटिंग स्ट्रेंथ में रहेगी, और जिस दिन ये वॉर खत्म हो और तेल का दाम नीचे आए, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वीक है, राइट, जॉब क्रिएशन बहुत वीक है। सेकंड, रिटेल में भी देखें तो रिटेल की सेल्स भी कम आ रही है बिकॉज इन्फ्लेशन इज हर्टिंग द पॉकेट्स। तो एक ना एक दिन फेड को रेट कट के बारे में सोचना पड़ेगा, वो बात सही है। और इसके कारण इक्विटीज के लिए कॉन्ट्रेरी में ये रेट कट अच्छा साबित हो सकता है। तो बात मार्केट्स की बात अलग है, इकोनॉमी की बात अलग है, और ये दोनों में अनफॉर्चुनेटली इंडिया जैसी देश इस दोनों के प्ले के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें नुकसान आ रही है। तो ये क्या करें, वही सिचुएशन है। जी, अमर सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अमर सर, निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी को अगर आप देखें तो 24,000 पे सपोर्ट के बहुत करीब आ गया था, वहाँ पे सपोर्ट पाया और एक अच्छा बाउंस बैक हमको कल बाजार में देखने को मिला। आज उसी सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है, हरे निशान में रहने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट आर द लेवल्स आप जो अभी इस समय निफ्टी पे देख रहे हैं? साथ में बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही है ओवरऑल। अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म, वहाँ पे भी थोड़ा हल्कापन देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पे आप करना क्या है? सो एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। देखिए, मार्केट्स विल ऑलवेज ट्राई टू कंफ्यूज, तो उसमें समझना और ये बहुत जरूरी है कि यू डोंट हैव टू बी फिक्सेटेड ओनली ऑन द बेंचमार्क इंडेक्स। करेक्ट, क्योंकि काफी सेक्टर्स हैं, काफी स्टॉक्स हैं, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, चाहे बैंकिंग हो, फार्मा हो, आईटी में वी सीन सम स्टॉक्स डूइंग वेरी वेल, देन इन मैन्युफैक्चरिंग, देन इन एफएमसीजी वी सीन स्टॉक्स डूइंग वेरी वेल। तो मेरा ये मानना है कि ये बेंचमार्क इंडेक्स अपने जगह है, वो जरूर एक इम्पोर्टेंट बैरोमीटर तो है ही, बिकॉज जो टॉप 50 जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं मार्केट कैप से, उनके बेसिस पे जो इनकी अर्निंग्स ही बेसिकली डिसाइड करती है कि निफ्टी किस तरह मूव करेगा या एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स कैसे रहेगी, मोर ऑन दोज लाइंस। तो मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल देखिए, एक चीज हम लोग को ये रखना चाहिए कि दुनिया में इतनी जो टेंशन्स हुई, खासकर ईरान और यूएस को लेकर, और क्रूड ऑयल प्राइसेस में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रही, और क्रूड ऑयल प्राइसेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, देन दे करेक्टेड। तो मेरा ये मानना है कि उसके बावजूद भी मार्केट्स जो है वो सबको एब्जॉर्व करके और 24,200 के आसपास, 240 टू बी प्रिसाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ तो है मार्केट्स में, बट ये क्लियरली टाइड टू क्रूड ऑयल प्राइसेस की क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या ट्रेंड रहता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नर्म रहता है, बिकॉज उससे सारा खेल जो है इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट का वो जुड़ा हुआ है।
तो मैं ये मानता हूं कि फिलहाल जो इंडेक्स, यदि मैं इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी की बात करूं, तो वो एक कंसोलिडेशन फेज में मुझे दिख रहा है विद अ पॉजिटिव बायस, नो डाउट। बिकॉज जब तक निफ्टी जो है वो 23,500 23,600 के नीचे नहीं आता है कंसिस्टेंटली, तो मैं ये मानूंगा कि ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। ये जरूर है कि हायर लेवल्स पे यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो समवेयर अराउंड 24,400 24,500 जो है वो एक इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये 1,000 पॉइंट जो है वो फिलहाल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज है। यदि मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी में उस टाइप की करेक्शन अभी नहीं दिख रही है। मोर और लेस कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वी आर सीइंग सम पॉजिटिव मोमेंटम देयर। HDFC बैंक के बारे में बात करूं तो उसमें एक मेजर हम लोगों ने करेक्शन देखा। अब लोअर लेवल से वी आर सीइंग सम पुल बैक। तो मैं ये मानता हूं कि जो बैंक निफ्टी है वो भी फिलहाल ट्रेडिंग रेंज में ही चल रहा है। 58,200 58,500 ऑन द अपसाइड एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, वेयर एज ऑन द डाउन साइड समवेयर अराउंड 56,800 से 57,000। तो ये भी 1,000-1,500 पॉइंट्स में ही ट्रेड कर रहा है विद अ पॉजिटिव बायस, बट मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बोथ वेज। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि इंडेक्स पे बहुत ज्यादा फिक्सेटेड ना हो और सेक्टर्स में और स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस दे, तो दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। जी सुनील सर, FY27 की अर्निंग्स ने थोड़ा बहुत सरप्राइज ही किया है। विद लो एक्सपेक्टेशन हम अर्निंग सीजन में गए थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई है और अर्निंग डाउनग्रेड्स की जहाँ उम्मीदें जताई जा रही थी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सो अब अर्निंग्स के बाद आप की रणनीति क्या है मार्केट्स में? कोई ऐसे सेक्टर्स जो आपको लगता है कि जो मोमेंटम हमने उनकी अर्निंग्स में देखा है इन द फर्स्ट क्वार्टर, दे विल सस्टेन फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स ऑफ FY27, उनमें ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए, अर्निंग जो हो गई हो गई। ये पिछले 3 महीने जो थी वहाँ पर, जहाँ पर मार्जिन प्रेशर था बिकॉज ऑफ दी क्रूड प्राइस की हाइक, जो पूरा मार्च की जो खरीदारी की वो अप्रैल में जून में 3 महीने में उनको हाई क्रूड कॉस्ट की रिलेटेड डेरिवेटिव्स का झेलना पड़ा। मगर कैसे उनको प्रोटेक्शन मिला कि टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी थी। तो बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होने के कारण मिड कैप स्मॉल कैप में वो टॉप लाइन ग्रोथ ने कॉम्पेंसेट कर लिया मार्जिन कंप्रेशन को। तो नेट EPS ग्रोथ अच्छी आई। अब आने वाले दिन में इंपॉर्टेंट है कि टॉप लाइन को चेज करें आप, बिकॉज मार्जिन का प्रेशर उतना नहीं रहेगा अगले क्वार्टर में। वो पीक क्वार्टर था जहां पर हाई क्रूड प्राइस का इम्पैक्ट था। मगर इसके बाद अगले 3 महीने जो है उसमें फेस्टिवल सीजन सामने है। तो टॉप लाइन ग्रोथ ही ट्रैक करना है, बिकॉज मार्जिन्स ऑटोमेटिकली आपको रिस्टोर थोड़ी बहुत हो जाएंगे। और उस हिसाब से देखें तो मेरे को फेस्टिवल में टॉप लाइन ग्रोथ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में ही दिख रहा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को ब्रॉडली ले लूं मैं, उसमें रियल एस्टेट भी है, ऑटो भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, हाई एंड रिटेल भी है। तो यही सब क्षेत्र में देख रहा हूँ। और जो एक प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी चल रही थी वो अभी चालू है। अभी तक ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन में नहीं आई है। तो मैं मानता हूँ कि प्रीमियमाइजेशन ही काम इस क्वार्टर में चलेगी। और अगले क्वार्टर के लिए मेरे ख्याल में ये अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ से आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे इस ब्रॉडर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में। और उसके साथ ये ज्यादातर ये इन चीजों की खरीदारी EMI के थ्रू होती है। तो मेरे लिए उनके साथ जुड़े हुए NBFCs और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ही एक पॉजिटिव, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, वो उसका पार्ट कारण है ये बोरोइंग बाय द रिटेल। तो ये दोनों मेरे लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रैक करें, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली EPS ग्रोथ अच्छी रहेगी और उसके साथ लेंडिंग बुक भी अच्छी रहेगी। तो इमीडिएट मेरे लिए फोकस इसी पे होगी। थोड़ी मीडियम टर्म की अवधि लें तो मैं देख रहा हूँ ग्रीन शूट्स एंड प्राइवेट कैपेक्स। तो ग्रीन शूट्स एंड प्राइवेट कैपेक्स देख रहा हूँ, और वो भी डेटा सेंटर, अल्टरनेटिव एनर्जी, बैटरी कैपेक्स, इन यहाँ पे अभी भी ब्रॉडर एक प्राइवेट कैपेक्स का एक्सपेंशन कैपेसिटी उतना नहीं है, बट ये न्यू एज एरियाज पे दिख रही है। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी डिले के साथ, मगर इस ऑर्डर का एक्सिक्यूशन आपको SME MSME में होगा। सो ज्यादातर स्टॉक मार्केट के कंपनी में नहीं होगा, मगर उसकी फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए होगी। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग एज अ होल इज पॉइज्ड फॉर अ रिकवरी, बिकॉज इस क्वार्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक का निम कंप्रेशन की स्टोरी चली। तो इसके कारण एक्चुअली उनके नंबर्स अच्छे थे, बट मार्केट में ये निम कंप्रेशन बार बार सब ने जो बातें करके वो नॉइस लेवल ने बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट किया है। अगले क्वार्टर में वो सेटल
हो जाएंगी, तो मैं कहूंगा कि इमीडिएट नियर टर्म प्ले के लिए आप इन दोनों सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। अमर सर, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और उसका क्लियरली इम्पैक्ट जो है मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। आप कमोडिटीज भी ट्रैक कर रहे हैं, पहले गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताइए, जो एक अपसर्ज देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है, ये कहाँ तक जा सकती है? और दूसरा, मेटल स्पेस आपको कैसा लगता है विद द डॉलर वीकनेस नाउ? तो देखिए, गोल्ड में एक अच्छी डेफिनेटली हम लोगों ने एक रैली देखी है रिसेंटली, बिकॉज यदि मैं डोमेस्टिक प्राइसेस के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 160